द झकास की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं प्रतीक और आप देख रहे हैं द झकास। आपका स्वागत है इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हर शनिवार प्रतीक तिवारी के साथ। आज की हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 18 साल की लड़की के साथ 4 ऊपरी जात के लोगों ने दुष्कर्म किया, उसके साथ उसका रेप किया। 29 सितंबर को मनीषा ने अपनी सांसें छोड़ दी। उसने इस क्रूर जालिम दुनिया को अलविदा कह दिया। पुलिस ने मनीषा के शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने मनीषा के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन बिना लड़की के घर वालों की इजाजत के बिना, रात के अंधेरे में सुबह होने से पहले, ताकि किसी को पता ना चले। जब हमने मनीषा की मां से पूछा कि उस 14 सितंबर को क्या हुआ था, तो हमारी रूह तक कांप गई। मनीषा और उसकी मां 14 सितंबर को खेत में घास काटने के लिए गई थी। मनीषा और उसकी मां दोनों अलग अलग खेतों में घास काट रही थी। मनीषा की मां का काम जल्दी खत्म हो गया था, तो मां ने मनीषा को आवाज देना शुरू किया। मां मनीषा को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते मां को मनीषा की एक चप्पल पड़ी मिली। मां घबरा गई। मां ने सोचा, मेरी मनीषा कहाँ गई? मां मनीषा को ढूंढने लगी। तभी मां ने दूर एक बाजरे के खेत के पास एक लड़की को देखा जो बिना वस्त्रों की है। मां भागी भागी उसके पास पहुंची। मां ने देखा कि वो बिना वस्त्रों की अधमरी हालत में उसकी गुड़िया रानी मनीषा ही है। मां ने मनीषा को अपनी गोद में लिया। मां ने उसके मुंह पे कुछ पानी के छिट्टे मारे। उससे पूछा कि बेटा, क्या हो गया तुम्हारे साथ? मनीषा ने अपने रोती रोती आवाज में कहा, मां, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। मां ने देखा कि मनीषा की आंख और मुंह दोनों से खून बह रहा था। मनीषा की रीढ़ की हड्डी तक टूट चुकी थी। पता नहीं उस बेचारे को कितनी बार जमीन पर उठाया और पटका गया होगा। मनीषा ने इतना चिल्लाया था कि उसकी जीभ तक कट गई थी। मां ने बताया कि उस दिन उसका कान बह रहा था, तो उन्होंने कान में रुई लगा के रखी थी। पता नहीं मनीषा ने कितना चिल्लाया और चीखा होगा, मां को पुकारा होगा, लेकिन मनीषा तक उनकी आवाज नहीं गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मनीषा के साथ ये घटना हुई। 14 सितंबर के पहले भी उन्हीं 4 लड़कों ने मनीषा को बहुत तंग किया था, उसे मारा था, उसे सताया था। पुलिस को इसकी जानकारी थी। 14 सितंबर की घटना के बाद पुलिस ने इस केस में मोलेस्टेशन की धाराओं पर केस दर्ज किया, लेकिन जब उन्होंने मनीषा की हालत देखी तो उन्होंने धाराएं बढ़ा दी, लेकिन पुलिस ने रेप का केस दर्ज नहीं किया। पुलिस तो अभी भी कह रही है कि मनीषा का रेप नहीं हुआ है। डीएम जब पीड़िता के घर वालों के पास पहुंचे तो उन्हें सद्भावना कम, डराने और धमकाने ज्यादा लगे। उन्होंने कहा कि ये मीडिया, ये नेता आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम यही रहते हैं, आप अपना बयान बार बार मत बदलिए। डीएम और एसडीएम पर लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि वो पीड़िता के घर वालों को तंग कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे, धमका रहे हैं, उनसे उनका फोन छीन ले रहे हैं, उन्हें लोगों से बात तक करने नहीं दिया जा रहा है। हाथरस के इस जिले को पुलिस ने एक छावनी जैसा बना दिया है। न मीडिया पीड़िता के परिवार से मिल पा रही है, न नेता अभिनेता। इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी बनाकर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की सारी एसआईटियां एक के ऊपर एक रखें तो क्या पता ये हिमालय से भी ज्यादा ऊपर लगने लगेंगी। ऐसी एसआईटियों के उत्तर प्रदेश पुलिस ना जाने कब से ढूंढ रही है। अगर आप हाथरस जाके उस लड़की के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपको तब भी गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि वहां पे धारा 144 लगी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें शाम को छोड़ दिया। लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। वो इस निंदनीय घटना से काफी खफा है। लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस लड़की मनीषा को न्याय दिलाए, तभी लोगों का गुस्सा शांत होगा। हमारी अगली खबर है अयोध्या से। 28 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सेवानिवृत्त होने से पहले यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह घटना पूर्ण रूप से नियोजित नहीं थी, अर्थात ये घटना अकस्मात हुई है, अचानक हुई है। 351 गवाह और 600 दस्तावेज कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सारे दस्तावेज सुने और समझे और उसके बाद ये फैसला लिया है। इन आरोपियों में न केवल राजनेता थे, बल्कि सामाजिक और धर्म गुरु भी शामिल थे।
6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए इन्हें साजिश में शामिल माना जा रहा था, लेकिन सीबीआई इस मामले में साक्ष्य पेश करने में असफल रही। इस मामले से फिर सीबीआई की नाकामियां उजागर होती हैं। दिन दहाड़े घटी इस घटना को सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। बहरहाल राम मंदिर का फैसला आ चुका है और अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद निर्माण भी हो रहा है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है, बाबरी मस्जिद तोड़ी तो किसने तोड़ी? वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, या किन लोगों के आदेश पे ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है? इस मामले में सीबीआई अब उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डाल सकती है। कुल मिलाकर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह माना है कि सारे आरोपी विध्वंस रोकने की कोशिश कर रहे थे, ना कि उसे बढ़ावा दे रहे थे। इसके चलते इन 34 आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हमारी तीसरी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने अनलॉक 5.0 की सारी गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने यह कहा है कि इन गाइडलाइंस पर राज्यों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। इन गाइडलाइंस के तहत अब स्कूली बच्चे क्लासरूम में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों पर कोई प्रेशर यानी दबाव नहीं डाला जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि अभिभावक यानी पेरेंट्स की इस पर एक लिखित अनुमति हो कि उनके बच्चे स्कूल जाकर पढ़ रहे हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि 15 अक्टूबर से स्कूल खुलने या ना खुलने, इसका फैसला भी राज्य सरकार अपने प्रदेश की यथास्थिति और तैयारियों के अनुसार कर सकती है। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों के आकलन के बाद ये फैसला लिया जाएगा। इस पर राज्य सरकार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा। 15 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 में अब थिएटर, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्सेस भी खुलेंगे, लेकिन इनकी बैठने की क्षमता सिर्फ 50% ही होगी। इसके साथ ही बिजनेस, म्यूजियम, खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल भी खोले जाएंगे। हमारी चौथी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच चली गोलाबारी में भारत के 3 वीर बहादुर सैनिक शहीद हो गए हैं। भारत के कश्मीर में एलओसी के पास कुपवाड़ा और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये ऐसी पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी ये औची हरकत दिखाई है। पिछले 8 महीनों में पाकिस्तानी सेना ने 3000 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जो पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा भारत के लिए भयावह है। एक तरफ भारत चीन से एलएसी पर और दूसरी तरफ पाकिस्तान से एलओसी पर दो हाथ कर रहा है। इस सीज फायर की घटना में अन्य 5 जवान भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 2 भारतीय सैनिक और पुंछ सेक्टर में 1 भारतीय सैनिक शहीद हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अपना बयान जारी करके कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी सीज फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्हें माकूल तरीके से सिखाया है कि भारत पे हमला करने का नतीजा क्या होगा। लेकिन हमें पाकिस्तानी सेना में हुई कैजुअलिटीज की अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। आज की 5वीं और आखिरी खबर कोविड-19 वैक्सीन के अपडेट के बारे में बता देते हैं। भारत अब विश्व का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोविड-19 संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 1 लाख से पार पहुंच चुका है। जैसे जैसे भारत में अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कोविड-19 संक्रमण के मामले भी। भारत में अब लगभग 80,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस रोज निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों को कोविड-19 वैक्सीन जैसी एसेंशियल दवाइयों का बेसब्री से इंतजार है। चलिए आपको कोविड-19 वैक्सीन की रेस में चल रहे भागीदारियों का अपडेट दे देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। दूसरा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपने फेज 2 ट्रायल रन में है। तीसरा, स्पुतनिक 5 और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लिखित पत्र में कहा है कि उन्हें फेज 2 और फेज 3 ट्रायल रन की इजाजत दे दी जाए। 5वां, बीजिंग में कई सारी वैक्सीन अभी दूसरे और तीसरे चरणों में चल रही हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो द झक्कास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और रुकिए, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है यानी पहला और दूसरा, तो दिए हुए इस लिंक पर जाइए और उसे देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।